सोचिए हिंद महासागर में एक जहाज है जिस पर समुद्री डाकू यानी पायरेट्स ने कब्जा कर लिया है। जहाज पर कुछ हथियार हैं, जहाज पर संचार एवं सैटेलाइट्स के कुछ उपकरण हैं और सबसे बड़ी बात उस पर 6 भारतीय नागरिक भी सवार हैं, यानी 6 इंडियन सिटीजन उस पर सवार हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोमालिया के समुद्री डाकू जिनका आतंक कुछ साल पहले जो है खत्म हो चुका था, वो फिर से सक्रिय दिखाई क्यों दे रहे हैं? आखिर यह सिर्फ एक जहाज के अपहरण की घटना है या हिंद महासागर में फिर से संकट की वापसी के संकेत दिखाई दे रहे हैं? सो गाइस, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। आज के सेशन में हम जानेंगे कि सोमालिया के समुद्री जो डाकू हैं उनका इतिहास क्या रहा है। इस सेशन में हम जानेंगे कि इनके लिए समुद्री कानून क्या है, भारत का समुद्री कानून क्या कहता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून क्या कहता है। इसी को लेकर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक इंसिडेंट हुआ है आपका, ठीक है। एक कार्गो शिप हाईजैक कर लिया गया है सोमालियन पायरेट्स जो है, सोमालियन पायरेट्स यानी सोमालिया के जो समुद्री डाकू हैं, ठीक है। उसमें जो है वो 6 इंडियंस भी जो है वो उसमें सवार हैं। लोकेशन की इंसिडेंट की बात करें तो नियर मारिया इन द ईल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंटलैंड रीजन ऑफ सोमालिया, ठीक है। सोमालिया का ये जो है आपका ईल डिस्ट्रिक्ट है और ये बहुत पुराना कहानी है ईल डिस्ट्रिक्ट की। इतिहास अब जब हम बात करेंगे तो उसमें हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे। तो यहाँ के नियर नज़दीक जो है यहाँ पे अपन बात करें तो शिप जो है वो ले लिया है। तो ये कैमरून फ्लैग वाला है, यानी कैमरून का के फ्लैग का ये शिप था और ये जो है एमवी लुत्फ जो है कंपनी है उसके द्वारा जो है इसको भेजा जा रहा था और इसको जो है सोमालिया के जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने क्या किया, हाईजैक किया, यानी उसका अपहरण किया और इसको सोमालिया के कोस्ट पे ले गए। कहानी फिर वही पुरानी जो 2001 से लेकर 2010 तक की कहानी थी, जो सोमालियन पायरेट्स हैं, जो कहानी होती है वही जो है दोहराई जा रही है दोबारा। अब इसमें हम बात करें क्रू डिटेल्स की। इसमें 6 आपके इंडियन नेशनल थे, ठीक है। एक टर्की नेशनल था, एक जॉर्जियन नेशनल था और 2 सर्बियन सिक्योरिटी गार्ड थे, ठीक है। टोटल मिलाकर इसमें 6, 2, 8 और 2, 10, यानी 10 जो है क्रू मेंबर्स थे। 10 के 10 को पकड़ लिया, ले गए। ये इंसिडेंट हुआ है। अब यहीं से जो है क्वेश्चन रेज हो जाता है कि सोमालियन जो पायरेट्स हैं आपके, जिनका आतंक, जिनका टेरर कई वर्षों पहले खत्म हो चुका था, वो दोबारा फिर से जाग क्यों गए हैं? क्या इसका इतिहास है, इसको हम इसमें जानेंगे पूरी डिटेल के साथ में। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि 6 इंडियंस अप्रोड कार्गो शिप हाईजैक ऑफ सोमालियन कोस्ट। तो सोमालियन कोस्ट पे क्यों ले गए हैं? व्हाई इज दिस न्यूज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? और ये जो न्यूज है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे 6 सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स हैं जो इस पर सवार हैं। तो पहली प्राथमिकता है कि उनकी जो जान माल की हानि है वो हमें जो है बचाना है उनको, ठीक है। तो ये जो है हम इसमें देखेंगे, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये चीज़ें जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो पायरेसी जो चल रही है, अगर पायरेसी फिर से आ जाती है तो फिर से वही जो है हम अनस्टेबल इंडियन ओशियन को देखेंगे, फिर से हम अनस्टेबल ट्रेड एंड जो है जो हमारा ट्रेड चलता है जो हमारा अदर कंट्रीज से, उसको देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें जो है समझेंगे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सेफ्टी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, जो 6 इंडियंस नेशनल है उनकी सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो है इंडियन नेवी जो है वो कैसे जो है एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जो है अनक्लोज के बारे में जानेंगे और हमारा जो मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 है वो, और सागर विजन जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है न्यूज़ में, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसमें आगे हम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले सोमालियाज स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं। भाई ये सोमालिया वाले जो हैं, आप सुनते ही होंगे कि ये क्यों जो है भाई बार बार जो है ये हाईजैक कर लेते हैं, यानी शिप का अपहरण कर लेते हैं और फिरौती मांगने का काम क्यों करते हैं, क्यों जो है लोग शिप जो है इनके कोस्ट के पास लेकर जाते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इसमें समझेंगे। हिस्ट्री भी जानेंगे कि क्यों इन्होंने जो है हथियार उठाना सीखा। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आप मैप देखते हैं, ये मैप देखिए, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो देश है आपका, ये जो है आपका क्या है, ये सोमालिया है और ये आपका जो है यहाँ पे इथियोपिया है। सोमालिया कंट्री बिल्कुल जो है आपका कोस्ट पे पड़ता है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका तटीय देश है। कैसा देश है?
तटीय देश है। अगर हम बात करें यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है, इसको यहाँ से देख सकते हैं, गल्फ ऑफ अदन है, और यहाँ से स्वेज कैनाल है, ये आपका मेडिटेरियन सी है। तो जितना भी इधर से हमारा यूरोप से पूरा ट्रेड होता है, और ये यहाँ से आके जो है ये इंडियन ओशियन का जो ये पार्ट है, और इधर से जो है इधर के जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो है आपके नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ भी ट्रेड का एकमात्र रास्ता है, नजदीक पड़ता है स्वेज कैनाल की वजह से। तो सारा जो है ट्रेड यहाँ से होता है। तो किसी को भी ट्रेड करना हो, ठीक है, इनके घर के सामने से निकलना जरूर पड़ेगा, ठीक है, जो सोमालियन पीपल्स है इनके सामने से निकलना पड़ेगा। अब इनके सामने से निकलेंगे तो भाई इनको ये चैलेंज भी है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये कहानी है। तो इसलिए क्या है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, ग्लोबल ट्रेड रूट है, वैश्विक व्यापार मार्ग है, समुद्री मार्ग है सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही जाकर जो है आपका ये ऊपर रेड सी तक जो है ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इसका है कि पायरेसी और अटैक कैन डिसरप्ट ग्लोबल ट्रेड्स। जब पायरेसी होते हैं, शिप पर अटैक होते हैं, तो ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है। तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए जो है ये हमारे लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सीधे यहाँ से कनेक्ट होता है आपका कहाँ, हिंद महासागर के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज पायरेसी। पायरेसी होती क्या है, यही समझते हैं हम सबसे पहले। देखिए पायरेसी क्या है, पायरेसी को सीधी आसान भाषा में बताऊं, ऐसा कोई एक्ट जो एक्ट ऑफ वायलेंस हो, आपका इलीगल डिटेंशन हो, ठीक है, और रोबरी हो अगेंस्ट शिप्स, यानी जो शिप्स हैं उनके अगेंस्ट आपने रोबरी की हो, कोई हिंसक बर्ताव किया हो, ठीक है, और उनको जो है अवैध रूप से डिटेन कर लिया हो, पकड़ लिया हो, ये सारी चीजें जो हैं आपकी वो क्या होती हैं, पायरेसी होती है। स्टार्टिंग में क्या था, जब ये काम स्टार्ट हुआ तो इनको पकड़ लिया जाता था। तो पकड़ने के बाद ज़्यादातर क्या होता था कि अमेरिका इनको पकड़ता था, पकड़ने के बाद जो है ले जाता था। तो अमेरिका में जो कानून थे उनके तहत जो है इनको सजा दी जाती थी। फिर जो है रिक्वायरमेंट हुई कि क्यों ना हम एक जो है इंटरनेशनल जो है आपका ओशियनिक लॉ बना लेते हैं, यानी एक समुद्री कानून बना लेते हैं। तो उसको लेकर एक कानून बनाया गया जिसका नाम था अनक्लोज, ठीक है। अनक्लोज आप जानते ही होंगे, ज्यादातर पढ़ते ही होंगे। तो अनक्लोज की अगर हम बात करें तो अनक्लोज क्या कहता है कि उसका जो आर्टिकल 101 है, ठीक है, वो पायरेसी को डिफाइन करता है कि कैसे पायरेसी मानी जाएगी, ठीक है। उसमें सारे जो हैं जो क्राइटेरियाज हैं वो माने जाते हैं। देखिए क्या होता है कि पायरेसी का पहला जो कानून है आपका वो ये है, अगर हम वापस जो है आपको मैप में चलें तो सपोज दैट ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये आपका सोमालिया कंट्री है। देखिए सभी का क्या था कि अनक्लोज कानून कहता है कि ये माने यहाँ कोस्ट है, तो कोस्ट के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो सोमालिया का ही माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक का एरिया इनका है, ये इनकी जो है क्या होगी, ये इनका सी बॉर्डर होगा, इनकी समुद्री सीमा होगी। इसके बाहर किया गया एक्ट जो है वो अनक्लोज के अंदर आ जाएगा। अगर यहां से यहां पे जो है यहां कोई आपका शिप है, ठीक है, अब यहां पे कोई शिप है, अब ये शिप को क्या किया कि यहां पे जो हाईजैक कर लिया है, तो किसके अंदर आ जाएगा, अनक्लोज के अंदर, ठीक है। तो अनक्लोज उसको डिफाइन करेगा। तो ये चीजें होंगी। तो आर्टिकल 101 कहता है कि जो है वो समुद्री जो आपकी पायरेसी है उसको डिफाइन करता है, कैसे पायरेसी यानी डकैती किसको माना जाएगा, समुद्री डकैती। आर्टिकल 100 ऑफ अनक्लोज कहता है ऑब्लिगेट्स कंट्रीज टू कोऑपरेट टू जो है प्रिवेंट पायरेसी। आर्टिकल 100 जो है वो कहता है कि सभी देशों को मिलकर जो है पायरेसी के अगेंस्ट जो है वो कोऑपरेशन यानी सहभागिता देनी चाहिए, वो आर्टिकल 100 में कहा जाता है। वहीं जब हम आर्टिकल 105 ऑफ अनक्लोज पढ़ते हैं तो ये एक तरीके से जो सीजर और जो पायरेट शिप्स एंड अरेस्ट ऑफ पायरेट्स है, यानी पायरेट्स की जो गिरफ्तारी है और उनके सीज है, सारी चीजों को आर्टिकल जो है 105 में जो अनक्लोज का कानून है उसके द्वारा बताया गया। तो इस तरीके से जो है ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क जो है आपका अनक्लोज बन जाता है अगेंस्ट पायरेसी। ओके, तो ऐसे हम इन चीजों को इसमें समझते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका इतिहास क्या रहा है। देखिए इतिहास इनका बड़ा ही दुखद रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 1991 में होता क्या है कि सोमालिया में जो है वो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है। इसको कहते हैं राजनीतिक जो है अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता होने की वजह से होता क्या है कि वहाँ पे सरकारें गिर जाती हैं, सरकार गिर जाती हैं तो कोई भी इनके पास कोस्ट गार्ड नहीं रहता है जो इनकी सी, क्योंकि सी पे है पूरा का पूरा जो है सी
कोस्ट जो है कोस्टल लाइन है, लंबी कोस्टल लाइन है इनके पास। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो इनको कोस्ट गार्ड की थी, वही नहीं रही। यानी कोस्ट गार्ड जिनको बोलते हैं जो तट रक्षक बल होते हैं, जो तट की रक्षा करते हैं। तो सरकार का पतन होने के बाद इनके पास जो है तट रक्षक बल का अभाव या न के बराबर तट रक्षक बल होता है। अब इसका फायदा कुछ विकसित राष्ट्र उठाते हैं। विकसित राष्ट्र लाइक अमेरिका और अदर कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से जो अपने भी आपके जो सी रिसोर्स हैं, जो समुद्री संसाधन है, उनकी लूटमार यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं जो सोमालिया वाले होते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं कि आपके जो अमेरिका, अदर जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे लाते हैं। स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं कि यहाँ से जो है सी रिसोर्स चुराते हैं। सी रिसोर्स माने जैसे कि मछली का, मेनली मछली रिसोर्स होता है। तो यहाँ से फिशिंग करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें ठीक जो है ठीक चलती हैं, चलिए कोई बात नहीं, रिसोर्स चुरा रहे हैं। हालांकि ये जो है रिसोर्स के लिए जो है अगेंस्ट धीरे धीरे एक इनकी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जितना भी कचरा है वो सारा कचरा यहाँ पे डंप कर देते हैं। खास तौर पे जो है आपका मेडिसिनल कचरा है, ठीक है, इस टाइप के जितने भी कचरे हैं वो यहाँ पे इनके कोस्ट पे डंप करने लगते हैं। होता क्या है कि एक बार बहुत भयंकर जो है सुनामी आता है और उसके बाद सारा कचरा जो है वो क्या चला जाता है, सोमालिया की लैंड पे चला जाता है। और उसके बाद एक जो है मैसिव डिसीज जो है वो सोमालिया में चलती है। WHO भी जो है इसको एक तरीके से कंडेम करता है। तो इसके बाद क्या होता है कि सोमालिया के लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा यहाँ पे इलीगल एक्सप्लॉयटेशन सिंस का होता है तो ये खुद ही जो है अपने आप स्वयं ही अपने आप क्या करने लगते हैं, अपने तटों की रक्षा करने लगते हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब रक्षा करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी जहाज जो है इनके घर के सामने से निकलता है, सीधी सी बात है, उसको ये पकड़ते हैं और पकड़ के जो है उससे स्टार्टिंग में अवैध वसूली करनी स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो जाता है, ठीक है, यानी संगठित अपराध हो जाता है। अब ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो कार्गो शिप्स वगैरह हैं, जो जिनमें जो है बहुत ही कॉस्टली चीज़ें जाती हैं, उनको जो है पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद जो है अपने तट पर ले जाते हैं। मेनली ईल्ड स्टिक जो है वो सेंटर माना जाता है, जो मैंने अभी बताया, ईल्ड स्टिक पे ही जो है इंसिडेंट हुआ है आपका। वहाँ पे ले जाते हैं और उसके बाद जो है ये क्या करते थे, वहाँ से हाईजैक करके बहुत ही हैवी जो रैंसम्स हैं उनको डिमांड करते थे, यानी हैवी वसूली इनकी डिमांड होती थी। तो ये इनका इतिहास रहा है, स्टार्टिंग का चलता है। यहां से चीजें हुई, क्लियर हुई। आगे हम बात करते हैं इस पे कि द मोस्ट डेंजरस इरा ऑफ सोमालीज। देखिए वैसे तो ये 91 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम ये बनता है आपका 2001 में जाके, और 2001 से लेकर 2010 तक जो है यहाँ पे एक तरीके से ये अपने पीक पे होता है। सारे कंट्रीज का ट्रेड डिस्टर्ब रहता है। बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो है इन पर लगाम लगाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं कि जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं, उसमें क्रू को होस्टेजेस कर लेते हैं, ठीक है, और जो है शिप टूड सोमाली कोस्ट पर लेकर जो है रैंसम डिमांड करते हैं। यही जो है इनकी डिमांड होती थी। मेनली क्या करते हैं, ये छोटी छोटी बोट्स देख रहे हैं आप एक मूवी है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, उसको देखिएगा, उसमें बताया गया है अच्छे से, ठीक है। और आपके अगर नाम याद है उस मूवी का प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो है कुछ लेडर लगा के या सीढ़ियां लगा के इसके ऊपर चढ़ जाते थे, और यहाँ से जो है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे कार्गोज होते थे उनके पास सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं होते थे, सुरक्षा के कोई जो है पुख्ता इंतजाम नहीं होते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इनको जो है बंधक बनाया करते थे और वहां से जो है डिमांड होती थी। तो ये इनका तरीका हुआ करता था। तो इससे था क्या कि जो गल्फ ऑफ अदन है और अरेबियन सी है और वेस्टर्न इंडियन ओशियन, ये तीनों जो रीजन हैं आपके, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन, अरेबियन सी और वेस्टर्न ओशियन, ये ज्यादा जो है इससे जो है इफेक्टिव थे। और ये जो है यहाँ तक वेस्टर्न इंडियन ओशियन तक जो है ये धावा बोलते थे अपना, जो सोमालियन पायरेट्स थे आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि हाउ वाज पायरेसी कंट्रोल्ड इन सोमालिया। अब ये कंट्रोल्ड कैसे हुई, देखिए 2008 के करीब जो है सारे कंट्री जिनका जो है ट्रेड होता था, सारे बड़े कंट्री का मतलब है यहाँ पे ऐसे कंट्री जिनका ट्रेड बहुत बड़ा है, जैसे आपका चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन उस टाइम पे पूरा यूनियन जो था क्योंकि उसी के साथ जो है ट्रेड होता था। तो इन्होंने मिलके क्या किया कि भाई इसको कंट्रोल करें, तभी जो है हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है नेवल डिप्लॉय किया, नेवल डिप्लॉयमेंट हुआ इनका मेनली जो है गल्फ ऑफ अदन में, ठीक, वहीं से जो है ज्यादा चीजें होती थी। तो इसमें इंडिया भी
था और इंडिया ने भी सपोर्ट किया और यूरोपियन यूनियन ने, और इसको पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने जो है आपका ऑपरेशन अटलांटा चलाया। ऑपरेशन अटलांटा में जो है इनको पकड़ पकड़ के जो है अरेस्ट किया गया और बाद में जो है इनको क्या किया गया, इनको कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया। तो और साथ ही जो मर्चेंट शिप्स हैं उन पर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की गई, ठीक है, और एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स ऑन बोर्ड जो है, इसमें जो है एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो तय किए गए कार्गो शिप में। अब कार्गो शिप सीधा साधा शिप नहीं था, उसमें जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग रूम हुआ करता था जिसको जो है सिटाडेल, सेफ रूम हुआ करता था जिसको सिटाडेल कहते थे, और भी जो है सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो आपके लगाए गए, सिक्योरिटी मेजर्स को इसमें देखा गया। तो एक तरीके से इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या हुई, वो यूनाइट हुई, ठीक है, क्या हुई, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय था वो संयुक्त रूप से इकट्ठा हुआ, तब जाकर जो है आपका पायरेसी को कंट्रोल किया गया। वर्ष 2010 और मैक्सिमम 2011 में छिटपुट घटना देखी गई, उसके बाद जो है ये एक तरीके से पायरेसी को बिल्कुल जो है बंद कर दिया गया था सोमालिया के कोस्ट पे। अब बात है कि व्हाई इज पायरेसी बिकम ए कंसर्न अगेन। अब ये दोबारा से समुद्री डकैती चिंता का विषय, चिंता का तो विषय है ही भाई। एक लंबा दौर जो है सोमालिया की एक तरीके से जो पायरेसी थी वो देखी थी हमने, सोमालियन पायरेट्स की जो हिंसक गतिविधियां थी वो सारी देखी हैं। तो इसलिए जो है अगर हम देखें हाल की जो ये घटना हुई है, इससे ये जो है एक मैसेज आया है कि ये जो खतरा था वो अभी टला नहीं है, खतरा फिर से जो है आने के पूरे पूरे संकेत हैं। उसके पीछे रीजंस क्या है, सोमालिया में अभी फिर से देखें क्या होता है कि फिर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशंस वीक हो गए हैं और पॉवर्टी अपने पीक पे है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मैं सोमालिया की बात नहीं करूंगा, किसी भी देश में जहां पे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, युवा बेरोजगार हो जाएंगे, युवा जो है वो अपराध का ही रास्ता चुनता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये कहानी किसी भी कंट्री पे लागू हो सकती है, भले ही वो हमारा देश ही क्यों ना हो। अगर हमारे देश में भी जो है यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये मैं एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब हमारा ये है कि क्या रेड सी जो क्राइसिस है, रेड सी क्राइसिस भी एक इससे मिलता जुलता है, और सोमालियन पायरेसी है, ये दोनों एक जैसी हैं? नहीं, देखिए सोमालियन जो पायरेसी है आपकी, उसका सीधा संबंध पैसे से है। वहां का यूथ बेरोजगार है, अनएम्प्लॉय है, वो क्या है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है और पैसे के लिए वो क्या करता है, वो पायरेट्स बन जाता है, समुद्री डकैती करता है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है किसी ना किसी तरीके से फिरौती लेता है। वहीं रेड सी जो क्राइसिस है वो पैसे से उसका संबंध नहीं है, वो जो है आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन से है, एक तरीके से जो है वो स्ट्रेटेजिक कॉन्स्पिरेसी है, तो उसका संबंध पैसे से नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपको लिखना भी पड़ जाए तो दोनों जो है चीजें अलग अलग हैं बेटा। अब व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, भारत के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस इंसिडेंट को लेकर? देखिए सबसे पहली तो बात मैंने बताया कि 6 इंडियंस जो नेशनल्स हैं वो उन्होंने होस्टेजेस बनाए हैं। तो भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है कि वो क्या करे कि जो 6 इंडियन सिटीजन्स हैं हमारे, 6 के 6 जो भारतीय हैं, उनको जो है अगर देखा जाए तो उनको सेफली जो है एक तरीके से बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये बिगेस्ट कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो, क्योंकि अब मैंने बताया था कि 3 बड़े रीजन, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, कौन सा, गल्फ ऑफ अदन, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, ये प्रभावित होते हैं। और हमारा जो ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड सारा जो है, अगर यहाँ पे देखें गल्फ ऑफ अदन, ये कौन सा है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन यहाँ पे आता है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन वाला ये पार्ट है, ठीक है, सॉरी अरेबियन सी यहाँ ये गलत है, ये अरेबियन सी होगा, ठीक है। तो अरेबियन सी ये सारे, और ये पूरा नीचे वाला पार्ट जो इंडियन ओशियन का है वो भी होगा। हमारा ट्रेड भी जो है सारा अगर देखा जाए गल्फ ऑफ अदन से, ऐसे हमारा यूरोपियन यूनियन और अदर जो कंट्रीज है वहां तक ट्रेड हमारा यहाँ से होता है। तो हमारे लिए जो है ये एक तरीके से सिक्योरिटी, बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न माना जाएगा। तो डायरेक्टली थ्रेट टू इंडिया तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है हमें थ्रेट कर रहा है। दूसरा क्या होगा, जो इकोनॉमी है, ट्रेड एंड इकोनॉमी है, उस पर इंपैक्ट होगा इसका, ठीक है। इन घटनाओं से अगर ये घटनाएं आगे बढ़ती हैं, अगर इस पर कोई एक्शन न लिया गया तो इन घटनाओं से क्या होगा कि ट्रेड एंड इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। क्योंकि क्या होगा, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती हैं, बीमा कंपनियां अपने जो है प्रीमियम बढ़ा देती हैं,
क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होगा तो बीमा महंगा लिया जाएगा भाई, इसमें सीधी बातें हैं, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इंक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, तो इसका सीधा इंपैक्ट क्या होगा, वो इकोनॉमी पे होगा, ठीक है। पहला ये है। दूसरा, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है वो हो सकता है एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए हम जो है रेड सी के माध्यम से लेकर जो है, और ये अगर देखा जाए यहाँ गल्फ ऑफ अदन से जो है हमारा इधर से पूरा, इधर अगर आप देखें तो सारा का सारा आपका मिडल ईस्ट और आपका जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरेबियन जो अरब कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश हैं, वहां से पूरा हमारा व्यापार किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का हम व्यापार करते हैं, ठीक है। वहां से गैसेज आते हैं, ऑयल्स आते हैं, ठीक है, पेट्रो प्रोडक्ट वहां से आते हैं। तो ये चीजें यहाँ से आएंगी, जब यहाँ तक आएंगी तो ये एक तरीके से क्या होता है, यहाँ ये प्रभावित होगा तो आगे चलकर एनर्जी जो सिक्योरिटी है, मैं आपको जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से एनर्जी की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, या एनर्जी का थोड़ा क्राइसिस देखने को मिल जाता है जब भी जो है यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो है वो सोमालियन कोस्ट पे होती है, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, ओके। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें कि कानून क्या कहता है, कानून क्या इसमें नियंत्रण में ला सकता है। सबसे पहली तो बात है कि कानून चाहे आपका अनक्लोज इंटरनेशनल कानून हो या हमारा मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 हो, दोनों ही जो है वो लिमिटेड एनफोर्समेंट है उनका, ठीक है, उनका प्रवर्तन जो है वो सीमित है। तो इसलिए तो ये कानून तभी लागू हो सकते हैं जब उसको हम एनफोर्स अच्छे से करें। हालांकि वर्ष 2024 में घटना आपने देखी होगी, सोमालिया के पास जो है एक इंसिडेंट ऐसा ही 2024 में हुआ था, तो वहां पे जो है इंडियन नेवी ने जो है उसे अच्छे से अगर देखा जाए टैकल किया, और भारत ही नहीं अन्य देशों के भी कई जो क्रू मेंबर्स थे उनको सेफली जो है वो वहां से निकाला था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें जो आपका हमारा जो मैरीटाइम कानून है, इसको जो है इम्प्लीमेंशन इसका अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही जो सागर पॉलिसी है, ठीक है, सागर पॉलिसी जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, वो भी जो है इसको भी हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें क्या कर सकता है, एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकता है, नेवल डिप्लॉयमेंट कर सकता है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन चला सकता है, मैरीटाइम सर्विलियंस को बढ़ा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ इंटरनेशनली जो है कोऑपरेट कर सकता है सभी के साथ में। तो ये सारी चीजें करके इंडिया जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए अच्छी है, ठीक है। तो सो गाइज ये जो है आपका एक तरीके से देखा जाए तो भारत इसमें क्या कर सकता है, वो अपनी भूमिका भी बना सकता है। तो आपकी क्या राय है, हमें अपनी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।